वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टाइप्स की और डिटेल में डिस्कस करेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। लेक्चर के कंटेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टाइप्स देखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर हम ये रिवाइज करेंगे कि मोटर में रोटेशन का अमल होता कैसे था, और फाइनली फिर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एक टाइप जो है, एक किस्म जो है जो कि स्प्लिट फेज मोटर है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की टाइप की बात की जाए तो तीन मेन टाइप्स हैं जी। स्प्लिट फेज मोटर्स होती हैं, कैपेसिटर मोटर होती हैं और शेडेड पोल मोटर होती हैं। जो कैपेसिटर मोटर होती हैं उसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स हो सकती हैं। इन सब की डिटेल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर इस बात को दोबारा रीइटरेट किया जाए, रिवाइज किया जाए कि मोटर रोटेट क्यों होती थी, तो मोटर की रोटेशन में सबसे मेन जो अमल है वो गर्दिशी मकनातीसी मैदान या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है। और हमें यह पता है कि सिंगल फेज जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बजाते खुद पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी यूनिएक्सियल ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिएक्सियल ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था कि दो वाइंडिंग बना दी जाए और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, और उनको जो सप्लाई भी दी जाए वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। इसका मतलब है कि हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, यानी रोटेशन के काबिल बनाने के लिए ऐसी करनी है कि इसमें वाइंडिंग भी दो हों और दोनों सप्लाईज जो वाइंडिंग को मिले वो भी एक दूसरे से फ़र्क हों, उनमें आइडियली 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि सिंगल फेज वाइंडिंग को, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें गर्दिशी मकनातीसी मैदान बनाने के लिए दो वाइंडिंग की जरूरत है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग मेन वाइंडिंग कहलाती है और एक वर्टिकल स्टैंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहलाती है। मेन वाइंडिंग जो है वो डायरेक्टली एसी सप्लाई के साथ जुड़ी जाती है, जबकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रेजिस्टेंस मौजूद होती है। रेजिस्टेंस के मौजूद होने से स्टार्टिंग वाइंडिंग की इंडक्टेंस मेन वाइंडिंग की निस्बत कम हो जाती है। एक कुछ और खसूसियात ये है कि मेन वाइंडिंग जो है वो थिक वायर से बनाई जाती है और इसके टर्न्स की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी इंडक्टेंस में इजाफा हो जाता है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग थिन वायर से बनाई जाती है और उसके टर्न्स की तादाद कम है, जिसकी वजह से इसकी इंडक्टेंस में कमी हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक ऐसा स्विच है कि जब मोटर 75 टू 80% स्पीड अपनी अटेन कर लेती है तो ये स्विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देता है। ये तमाम बातें आप डायग्राम में भी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंडक्टर के बारे में हमें ये खसूसियत पता है कि इंडक्टर का करंट वोल्टेज को लैग करता है। अगर आई एम मेन वाइंडिंग के करंट की वैल्यू हो और आई एस टी स्टार्टिंग वाइंडिंग के करंट की वैल्यू हो, तो आप देख सकते हैं कि मेन वाइंडिंग का करंट वोल्टेज को ज़्यादा डिग्री से लैग कर रहा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट जो है वो कम डिग्री से लैग कर रहा है। उसकी वजह यह है कि मेन वाइंडिंग की इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा थी, यही वजह है कि करंट में लैगिंग का आंसर भी ज़्यादा है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होने की वजह से उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कम थी। यही वजह है कि वो रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज के ज़्यादा पास है। अब दो करंट डिफरेंट एंगल्स पे मौजूद हैं, यानी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में करंट मुख्तलिफ एंगल पे चल रहा है। आइडियली मोटर में गर्दिशी मकनातीसी मैदान बनाने के लिए दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल का फ़र्क होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 90 तो नहीं, लेकिन 90 के पास पास का एंगल का फ़र्क मौजूद है। आई एम एक अपना फ्लक्स बनाएगा मेन वाइंडिंग में, आई एस टी एक अपना फ्लक्स बनाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में, और दोनों फ्लक्स भी एक दूसरे से कुछ जाविये के फ़र्क में मौजूद हैं, जिसको एंगल अल्फ़ा या स्प्लिट एंगल कहा जाता है। ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे 90 डिग्री फ़र्क वाले फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी ये दोनों मिल के एक गर्दिशी फील्ड बनाएंगे और ये गर्दिशी फील्ड मोटर की रोटेशन का बायस बनेगी। जितनी ज़्यादा फ्लक्स की एंगल का फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा टॉर्क की वैल्यू स्टार्टिंग के वक्त क्रिएट होगी और मोटर जो है वो एक डायरेक्शन में रोटेशन का अमल स्टार्ट कर देगी। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में पहले भी मैं बता चुका कि मोटर जब 75 टू 80% स्पीड ले लेगी तो उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग की ज़रूरत मौजूद नहीं रहती, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम शुरू में मोटर को घुमाना है। एक दफ़ा जब मोटर किसी एक डायरेक्शन में टॉर्क अचीव कर लेती है तो फिर सिंगल फेज से भी इस टॉर्क को बरकरार रखा जा सकता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को उतारने की एक और वजह यह है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्योंकि रेजिस्टेंस मौजूद है, तो अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट के साथ जुड़ी रहती तो रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट में लॉस होते रहते हैं। इस वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर लेते हैं।
क्योंकि एक स्प्लिट फेज मोटर में हमें नज़र आया कि एक ही सिंगल फेज से आने वाला करंट दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है और दोनों करंट के हिस्से मुख्तलिफ एंगल में बिखर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल में बदल रहे हैं। इसी वजह से इस करंट के बिखरने की वजह से, करंट के अलग होने की वजह से इसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। अगर मोटर की स्पीड और टॉर्क के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए, जिसको टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है, तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी बनती है। एन मोटर की स्पीड को दिखा रहा है। एन ज़ीरो वो जगह है जहाँ मोटर ज़ीरो स्पीड पे है, यानी रोटर अभी हरकत नहीं कर रहा। वहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है उसको स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है, यानी मोटर जब साकिन हालत से चलेगी तो उसकी स्पीड जीरो होगी और उस टाइम पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी, जो वो कुवत लगा सकती है किसी चीज़ को घुमाने के लिए, उसकी वैल्यू टी एस टी कहलाएगी। और मोटर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो एन एस या सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। और एन एस वो स्पीड है जहाँ पे गर्दिशी मकनातीसी मैदान या मोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूम रही होती है। इसकी मज़ीद फार्मूला इक्वेशन जो है वो इंशाल्लाह जब हम थ्री फेज़ मोटर पढ़ेंगे तो उसमें इसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब मोटर रेस्ट से यानी साकिन हालत से स्टार्ट होती है तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क की कीमत कम होती है। जैसे जैसे उसकी स्पीड में इजाफा होता है, टॉर्क की वैल्यू में इजाफा होता है और एक खास स्पीड के बाद वो मैक्सिमम टॉर्क से वैल्यू कम हो के जब फुल स्पीड पे आती है तो उसकी टॉर्क दोबारा ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि इस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है, इसलिए इसको ऐसी हालात में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू यानी रेस्ट पे साकिन हालत से मोटर को चलाने की वैल्यू जो है वो कम हो। ऐसे लोड जो हैं उनमें फैंस, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन, ऑयल बर्नर और रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। ये मोटर जो है 1/20 से 1/2 किलो वाट तक की बनाई जा सकती है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।